अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेशे खिदमत है जी बॉय, तहरीर अमजद जावेद, बाब नंबर 7, बरकी लहरों का हिसार। जमाल की क्लास फेलोज तेजी से गेट पर आए और कॉल बेल पर उंगली रख दी। अगले चंद लम्हों में चौकीदार ने गेट खोल दिया। उन्हें देखते ही चौकीदार ने कहा, जमाल अपने स्कूल चला गया है, तुम भी जाओ, देर हो जाएगी। हमें जमाल से नहीं, जमाल के पापा से मिलना है फौरन। एक लड़के ने तेजी से कहा तो चौकीदार ने परेशानी में पूछा, क्या बात है? यार तुम बातें ही करते रहोगे, हटो, उस बड़े लड़के ने उकताहट से कहा और अंदर की जानिब लपका। वो तेजी से पोर्च पार करके लाउंज में चला गया। उसने देखा कि नाश्ते की मेज पर जमाल के पापा और दादा बैठे चाय पी रहे थे। उस लड़के को यूं अंदर तेजी से आते देख कर वो चौंके। इतनी देर में वो लड़का उनके करीब जा पहुंचा था। क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? पापा ने पूछा। अंकल वो जमाल को ना कुछ लोग पकड़ कर ले गए हैं, उसने परेशानी में कहा तो पापा समेत दादा भी चौंक पड़े। उन्होंने कप एक तरफ रखा और तहम्मुल से पूछा, आराम से बताओ, कौन थे वो लोग? पता नहीं कौन थे, हम तो सड़क पर आराम से अपनी अपनी साइकिल पर स्कूल जा रहे थे। एक 4 व्हील आई, हमें लगा कि वो हम पर चढ़ जाएगी। कुछ गिर गए, कुछ आगे बढ़ गए। उसमें से एक शख्स निकला, उसने जमाल को पकड़ना चाहा तो वो, ये कहकर वो एकदम से रुक गया, जैसे हैरानो परेशान हो गया हो। फिर हैरानी भरे लहजे में बोला, जिस बंदे ने उसे पकड़ना चाहा वो यूं परे जा गिरा जैसे उसे करंट लग गया हो। तो फिर क्या हुआ? पापा ने पूछा। तब वो लड़का इंतहाई हैरत से बोला, फिर क्या, एक और आदमी उतरा, वो जमाल के करीब आया। उसने बड़े आराम से जमाल का हाथ पकड़ा और 4 व्हील में बिठा लिया। उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? पापा ने तशवीश भरे लहजे में बेसाख्ता कहा और फिर तेजी से पूछा, कोई और भी बंदे थे? हाँ जी, एक ड्राइवर था और एक मोटा सा शख्स जिसका चेहरा सुर्ख था, लड़के ने बताया। तो दादा के साथ पापा भी चौंक गए। पापा जल्दी से अपना सेल फोन निकालने लगे। तभी दादा ने उस लड़के से पूछा, उस सुर्ख चेहरे वाले शख्स ने भी जमाल को पकड़ने की कोशिश की थी? नहीं, वो दूर ही खड़ा रहा, उस लड़के ने कहा। फिर एकदम यूं बोला जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो तेजी से बताने लगा, उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी, उसमें से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। वो जमाल की तरफ करके खड़ा रहा था और जमाल बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा था। ओह, दादा के मुंह से बेसाख्ता निकला। इतने में पापा ने सेल फोन पर एक वीडियो चलाकर कहा, यही था वो शख्स? उस लड़के ने सेल फोन पर गौर से देखा, फिर हैरत ज़दा अंदाज में तेजी से चीखते हुए बोला, जी जी, बिल्कुल यही था, बिल्कुल यही था। शुक्रिया बेटा, अब हम जमाल को तलाश करते हैं। ये कहकर दादा ने अपना सेल फोन निकाला और इंस्पेक्टर मंसूर को फोन करने लगे। चारों तरफ पानी ही पानी था। वो समंदर पर जा रहे थे। काफी दूर उन्हें जजीरा दिखाई दिया। उस पर यूं सब्जा था जैसे वहां कोई घना जंगल हो। लम्हा बलम्हा वो जजीरे के करीब होते जा रहे थे। जमाल समझ गया कि उनकी मंजिल वही जजीरा है। कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। हेलीकॉप्टर उस जजीरे के ऊपर पहुंचकर एकदम से नीचे की तरफ हुआ, फिर यूं तैरता हुआ नीचे आया जैसे कोई कबूतर किसी छतरी पर बैठने से पहले गोता लगाता है। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा, यहाँ तक कि वो एक मैदान में उतर गया। मार्टिन पूरी तरह अलर्ट था। उसने जमाल को नीली रोशनी के हिसार में लिया हुआ था। उसने साथ बैठे लोगों को इशारा किया। उन्होंने जमाल को पकड़ा और नीचे उतार लिया। वो दोनों उसे लेकर हेलीकॉप्टर से दूर चल दिए। इस बार मार्टिन ने खुद को जमाल के पीछे रखा था। उन्हीं लम्हात में जमाल ने महसूस किया कि वो खुद में तवानाई महसूस कर रहा है। शायद उसकी वजह ये थी कि वो नीली रोशनी उसके चेहरे पर नहीं पड़ रही थी। वो चलते चले जा रहे थे। हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो चुका था। लम्हा बलम्हा उसका शोर कम होता चला जा रहा था। सामने एक लकड़ी का हट बना हुआ था। वो सतह जमीन से काफी ऊंचा था। उसके इर्द गिर्द काफी सारे दरख्त थे। सहन की निशानदेही करने के लिए चारों तरफ लकड़ी की बाड़ लगी हुई थी। पता नहीं अंदर कोई था भी या नहीं, क्योंकि वहां पर किसी के ना होने के भी आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। यूं लग रहा था जैसे कई बरसों से वो जगह वीरान पड़ी हुई थी। जमाल ने चलते वक्त जब खुद में तवानाई महसूस की थी तभी उसका दिमाग भी चलने लगा था। पहले वो सिर्फ देख रहा था, मगर कोई भी नई सोच उसके दिमाग में नहीं आ रही थी। इस वक्त उसके जहन में यही बात आ रही थी कि अगर वो लोग मुझे यहाँ बांधकर चले गए तो मैं यहीं मर जाऊंगा, या शायद वो लोग जिनके लिए मुझे अगवा किया जा रहा है वो मुझे पकड़ने के लिए आ जाएं। अगर इस वक्त वो मुझे छोड़कर चले गए तो मुमकिन है
नए आने वाले लोगों को यहाँ आने के लिए वक्त लग जाए। मुमकिन है वो बहुत ज्यादा लोग हों या उनके पास कोई जदीद तरीन बायोनॉलॉजी हो। जिस तरह इस बंदे ने मुझे नीली रोशनी के हिसार में ले लिया है, मुमकिन है वो किसी दूसरी तरह मुझे मफलूज कर दें या कुछ भी करके मुझे लेकर बरतानिया चले जाएंगे। यही वक्त है, अगर मैंने कुछ कर लिया तो ठीक, वरना मैं इनके काबू में आ जाऊंगा। लेकिन क्या करूं? उसने ये सोचा ही था कि उसके दिमाग में बिजली किसी तेजी से एक ख्याल कूदा। जमाल ने उसी लम्हे उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। वो लकड़ी का हट उनसे थोड़े से फासले पर रह गया था। जमाल चलते चलते यूं गिरा जैसे उसे ठोकर लगी हो। वो लुढ़कता हुआ दूर तक जा पहुंचा। उसने जानबूझकर अपने हाथ नीचे कर लिए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दुर्जीदा निगाहों से देखने लगा। वो तीनों परेशानी में उसे देखने लगे थे। वो चंद लम्हों के लिए नीली रोशनी के हिसार से निकल गया था। उसी लम्हे उसने अपनी आजमाइश कर डाली। उसने जरा सा जोर लगाया तो नायलॉन की रस्सी यूं टूटी जैसे पिघल गई हो। उसने अपने बाजू अपने नीचे ही रहने दिए। वो यूं बन गया जैसे बेहोश हो गया हो। अगले ही लम्हे मार्टिन ने उस पर रोशनी कर दी। जमाल जो खुद में तवानाई महसूस कर रहा था वो एकदम से कम हो गई। जमाल को यकीन हो गया था कि वो नीली रोशनी उसे वक्ती तौर पर मफलूज कर सकती है, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओए देखो क्या हुआ इसे, मार्टिन ने परेशानी में तहक्कुमाना अंदाज में कहा। तभी एक आदमी उस पर झुक गया। उसने पहले जमाल की सांस महसूस की, फिर उसे हिलाकर देखते हुए तशवीश से बोला, शायद बेहोश हो गया है। यूं अचानक ठोकर लगने से? मार्टिन ने तेजी से कहा। इतनी ठोकर से तो बंदा बेहोश नहीं होता कोई। उस शख्स ने कहना चाहा तो दूसरा उसे समझाते हुए बोला, शायद तुम्हारी इस नीली रेस के बाइस इसमें कुव्वत ही ना रही हो। हाँ मुमकिन है, तुम जल्दी से पानी लाओ, मार्टिन बोला, और इसके साथ ही नीली रोशनी उससे हटा ली। उसी लम्हे एक शख्स अंदर लकड़ी वाले हट की जानिब दौड़ा। तभी जमाल को एहसास हो गया कि ये लोग यहीं रहते होंगे, वरना इतनी तेजी से वो हट की जानिब न जाता। जमाल उसी तरह पड़ा रहा। वो खुद में तवानाई महसूस करने लगा था। इसके साथ साथ वो ये भी सोच रहा था कि अभी रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुमकिन है अभी उसकी सलाहियतें पूरी तरह वापस न आई हों और उसका झूठ पकड़ा जाए। अभी तो वो इससे डर रहे हैं। मुमकिन है झूठ पकड़े जाने पर वो डरना ही छोड़ दें, बल्कि इसे नाकारा समझकर यहीं मारकर फेंक दें। पता नहीं ये होश में क्यों नहीं आ रहा, मार्टिन ने परेशान लहजे में कहा। इतनी रेस तो कोई जानवर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने इसे एक इंसान पर इस्तेमाल किया, उसके साथी ने उकताहट से कहा। मुसीबत ये है ना कि अगर ये मर गया तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। इतनी मुशक्कत अलग, उसने दबे दबे गुस्से में कहा। ऐसा भी क्या मार्टिन, अगर ये हमें मारने पर तुल जाए तो हम क्या खामोशी से मर जाएंगे? इसे कहेंगे आओ और हमें मार दो, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मार सकते, उसके साथी ने इस बार हकारत से कहा। फिर तो शायद हमें इसे मारना ही पड़े। अब इससे यूं तो नहीं मरना चाहिए ना, मार्टिन ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। मार्टिन काफी हद तक परेशान हो चुका था। वो जमाल का चेहरा थपथपा कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ साथ वो पानी लाने वाले को जोर जोर से आवाजें देने लगा था। जमाल कान में पड़ने वाली आवाजों से समझ रहा था। उसने कदमों की धमक सुन ली थी। तीसरा साथी पानी लेकर आ रहा था। जमाल ने हर तरफ से ध्यान हटाकर पूरी तवज्जो अपनी सलाहियतों पर लगा दी। वो खुद में कुव्वत बहाल होती हुई महसूस कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसे एहसास हो रहा था कि वो नीली रोशनी के हिसार में नहीं है। कुछ ही देर बाद उसे अपने चेहरे पर पानी के छींटे महसूस हुए। यही वो वक्त था जब उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने बिजली किसी तेजी के साथ मार्टिन की गर्दन पकड़ ली। ओह, मार्टिन के मुंह से निकला। उसे समझ में ही नहीं आया कि ये हो क्या गया है। ये सब चश्मे ज़दन में हुआ था। मार्टिन ने लाशऊरी तौर पर दोनों हाथों से अपनी गर्दन छुड़वाने की कोशिश की। बिलाशुबा उसके हाथ में नीली रोशनी वाली बीम नहीं थी। जमाल ने एक झटके से मार्टिन को परे धकेल दिया। वो उड़ता हुआ चंद फुट के फासले पर जा पड़ा। इसी लम्हे जमाल किसी स्प्रिंग की मानिंद उछला और मार्टिन पर जा पड़ा। मार्टिन को जैसे ख्याल आ गया, उसने अपनी जेब में हाथ डाला और नीली रोशनी वाली बीम निकाल ली। जमाल ने वही हाथ पकड़ लिया, फिर यूं झटका दिया कि बीम उसके हाथ से निकल गई। वो बड़ा अजीब मंजर था। एक नौखेज लड़का एक भारी भरकम पहलवान नुमा शख्स को बेबस किए हुए था। बीम के हुसूल के लिए दोनों में कशमकश शुरू हो चुकी थी। अचानक जमाल ने अपना हाथ हवा में लहराया और एक घूंसा मार्टिन के चेहरे पर मार दिया। वो एक लम्हे के लिए कपकपाया और फिर बेसुध हो गया। जमाल ने वहीं से छलांग लगाई और नीली रोशनी वाली बीम तक जा पहुंचा। उसने वो बीम उठाई और सामने की जानिब भाग निकला।
सामने लकड़ी की बनी हुई हट थी। वो उसके पीछे जाकर उनकी निगाहों से ओझल हो गया। पकड़ो उसे, मार्टिन ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी थी। इसी लम्हे उसके दोनों साथी जमाल के पीछे लग गए। मार्टिन भी उठकर उनके पीछे भागने लगा। जमाल ये बात बखूबी समझता था कि अगर वो लकड़ी के हट के अंदर चला गया या हट के अगर आसपास भी रहा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसे यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। उसने मुड़कर देखा, सामने काफी सारी जमीन खाली थी और फिर जंगल शुरू हो जाता था। उसने लम्हे से भी कम वक्त में फैसला किया और जंगल की तरफ इंतहाई तेजी से भाग खड़ा हुआ। जंगल में ना जाए, पकड़ो, मार्टिन चीखते हुए भाग रहा था। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। एक साथी की वार्निंग भरी आवाज उभरी तो जमाल ने मुड़कर देखा। वो अपना पिस्टल निकाल चुका था। जमाल ने अपना मुंह सामने किया और मजीद तेज भागने लगा। जंगल अभी चंद कदम के फासले पर था। उसी लम्हे फायर से वो जजीरा गूंज उठा। जमाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जंगल में घुस गया। जमाल जंगल के अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। उसे अपने सामने एक घना पेड़ दिखाई दिया। वो भागता हुआ उस पेड़ पर चढ़ गया। एक मोटे सारे तने पर बैठकर उसने मैदान की तरफ देखने की कोशिश की तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसके सामने घने दरख्त थे। तभी उसे एहसास हुआ कि इतनी भाग दौड़ करने के बाद भी उसका सांस नहीं फूला था। उसने हैरत से अपना जायजा लिया। न उसका दौरान खून तेज था। वो बिल्कुल हशाश बशाश था, जैसे चंद कदम का फासला तय करके वो यहाँ पेड़ पर चढ़ बैठा हो। उसने इत्मीनान का सांस लिया। चंद लम्हे वहीं बैठकर सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने देखा था कि हेलीकॉप्टर समंदर पार करके जजीरे तक पहुंचा था। इसका मतलब था कि उस जजीरे से निकलने के लिए कम अज कम कश्ती तो जरूर चाहिए थी। ये मुमकिन नहीं था कि ये लोग बाहर की दुनिया से राब्ते में ना हो। इनका बाहर की दुनिया से राब्ता जरूर होगा। वो कैसे जाते होंगे? इसी ख्याल पर सोचते हुए उसे यही समझ में आया कि ये हेलीकॉप्टर ही वो जरिया रहा होगा। क्या उसे अब ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना होगा? उसे हेलीकॉप्टर उड़ाने का कोई तजर्बा तो क्या? वो तो जरा सी भी उसकी शुद्ध बुद्ध नहीं रखता था। अगर वो हेलीकॉप्टर तक पहुंच भी गया तो उसे उड़ाएगा कैसे? जाहिर है इसके लिए पायलट को मजबूर करना होगा। ऐसा कैसे होगा? अगर वो किसी तरह साहिल तक पहुंच भी जाता है तो आगे तक कैसे जाएगा? क्या उसे कोई कश्ती तलाश करना होगी? तलाश तो वो तब करेगा ना जब उसे ये यकीन हो कि इस जजीरे पर कोई कश्ती भी हो सकती है। क्या वो यूं ही हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा? ये सोचते ही वो बेचैन हो गया था। तरबियती मरकज के एक कमरे में दादा और पापा के साथ कर्नल इफ्तिखार और इंस्पेक्टर मंसूर बैठे हुए थे। उन्हें जमाल के अगवा का इल्म हो चुका था। तभी पापा ने तशवीश भरे लहजे में कहा, अभी चंद मिनट पहले ही मुझे रास्ते में विलियम का फोन आया था। क्या कह रहा था? कर्नल ने पूछा। वही ऑफर कि हम जमाल को उसके हवाले कर दें, खुद भी लंदन आ जाएं, फिर दुनिया के अमीर तरीन लोगों में हमारा शुमार होगा। पापा ने कहा। उसने जमाल के बारे में कोई बात की? कर्नल ने पूछा। उसने बड़े एतमाद से ये दावा किया है कि वो जमाल को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। अब उसे तलाश न किया जाए। अगर ऑफर कबूल है तो बताएं, वरना जमाल को भूल जाएं। पापा ने कहा तो कर्नल सोच में पड़ गया। फिर इंस्पेक्टर मंसूर की तरफ देखकर पूछा, आपने अब तक क्या किया है? सर, वो लोग जमाल को हेलीकॉप्टर में लेकर गए हैं, सो शहर की नाकाबंदी करने की तो जरूरत नहीं। मैंने शहरी हवाबाजी के मरकज से राब्ता करके पूरी सूरत हाल बताई है। उनका कहना है कि एक हेलीकॉप्टर अभी थोड़ी देर पहले शहर से उड़ा है। वो उसे तलाश कर रहे हैं कि कहाँ गया। इंस्पेक्टर ने मुअद्दब लहजे में जवाब दिया। ठीक है, उस हेलीकॉप्टर को तलाश किया जाए, लेकिन वो कहाँ से आया? किसने उसे शहर में आने की इजाजत दी? ये भी आप उनसे कहेंगे? कर्नल ने दबे दबे गुस्से से कहा। जी, मैं अभी कह देता हूँ, उसने मुस्तादी से कहा। तभी कर्नल ने दादा की तरफ देखकर कहा, मुझे चंद मिनट दें, मैं अहकामात दे लूं, फिर बात करते हैं। ये कहकर उसने अपना सेल फोन लिया और एक के बाद एक नंबर पुश करके मुख्तलिफ लोगों को अहकामात देने लगा। उसका ख्याल ये था कि हेलीकॉप्टर कहीं भी हो उसे फौरन ट्रेस किया जाए। उसने डिजिटल क्राइम के माहिर फैसल मुमताज को भी बुला लिया था। वो अहकामात दे चुका तो उसने दादा की तरफ देखकर पूछा, जमाल को नीली रोशनी के हिसार में अगवा किया गया? क्या हम कह सकते हैं कि ये वही शुआएं थीं जो टैब में पाई गई थीं? मैं जब तक उस नीली रोशनी को न देख लूं, मैं तब तक कुछ नहीं कह सकता, दादा ने सोचते हुए कहा। क्या आपको ये इल्म था कि जमाल में कोई ऐसी कमजोरी हो सकती है जिससे? कर्नल कहते कहते रुक गया तो दादा ने कहा, नहीं, मुझे ये इल्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक तो मुझे ये भी पूरी तरह इल्म नहीं कि उसमें क्या क्या सलाहियतें बेदार हैं और कौन कौन सी सलाहियतें बेदार हो सकती हैं या होने वाली हैं।
क्योंकि जिस तरह हमने उस तजर्बे का वक्त रखा था और उसका एक तयशुदा दौरानिया था, उससे पहले ही ये सब हो गया। हमें किसी भी किस्म का कुछ भी जांचने का मौका नहीं मिल सका, लिहाजा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लफ्ज उनके मुंह में ही थे कि डिजिटल क्राइम का माहिर आ गया। उसने सलाम किया और एक कुर्सी पर बैठ गया। कर्नल ने इसे थोड़ी सी तमहीद बताई तो उसने दादाजी की तरफ देखकर पूछा, ये बताएं कि आपने उस रेस के बारे में क्या मालूम किया? अगर मैं तकनीकी बात ना करूं और सीधे बताऊं तो वो शुआएं सीधा आसाब पर असरअंदाज होती हैं। जिस तरह किसी को स्लो पॉइजन दिया जाता है वो धीरे धीरे असर करता है, ये रेस भी आसाब पर आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं, उन्हें बिल्कुल कमजोर करती हैं। दादाजी ने तफसील से समझाया। आखिर वो लोग टैब के जरिए लोगों के आसाब क्यों कमजोर करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर मंसूर ने बड़बड़ाते हुए पूछा तो कर्नल ने चौंकते हुए कहा, ऑफिसर, यही वो बुनियादी नुक्ता है जिस पर आप अपनी तफ्तीश की बुनियाद रख सकते हैं कि आखिर वो लोग आसाब ही क्यों कमजोर करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, इंस्पेक्टर मंसूर ने सोचते हुए कहा, मेरा अंदाजा है कि उन्होंने जमाल के आसाब को मफलूज किया है तो उसे अगवा करने में कामयाब हुए हैं। ये तो हम देख ही रहे हैं, ताहम टैब के जरिए लोगों के आसाब क्यों कमजोर किए जा रहे हैं, और वो भी उन खास लोगों के जो उनके साथ जुड़ चुके हैं। ये बात जरा सोचने की है, कर्नल ने सोचते हुए अंदाज में कहा। सर वो, इंस्पेक्टर मंसूर ने कुछ कहना चाहा कि कर्नल का फोन बज उठा। वो शहरी हवाई बाजी वालों की तरफ से था। उसने कॉल लेकर स्पीकर ऑन कर दिया। जी बोलें, कर्नल ने कहा। सर, उस हेलीकॉप्टर का पता मिल गया है, एक शख्स ने कहा। गुड, कहाँ है वो? कर्नल ने पूछा तो उस शख्स ने बोला, सर वो यहाँ से बहुत दूर समंदर में एक जजीरे पर खड़ा है। ठीक है, उसे वहीं घेर लें जल्दी, कर्नल ने पुरजोश लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से बेबसी से कहा गया, नहीं सर, हम उसे नहीं पकड़ सकते जब तक कि वो वहाँ से उड़ नहीं जाता। क्यों, ऐसी क्या बात है? कर्नल ने हैरत से कहा तो सभी चौंक उठे। ये बिल्कुल ही हैरान कुन बात थी। सर, अब तक इस जजीरे पर कोई नहीं जा सका है। जैसे ही कोई वहाँ तक जाता है, हवा में से या फिर पानी में कश्ती या फिर कोई छोटा जहाज जाता है, वो किसी नामालूम वजह से तबाह हो जाता है। ऐसे कई हादसात हो चुके हैं, उस शख्स ने बताया। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कहानियां सुना रहे हो? हम एक अहम तरीन केस पर बात, कर्नल ने धड़ते हुए कहा तो वो शख्स तेजी से बोला, सर आप मेरा यकीन करें, मैं कहानियां नहीं सुना रहा हूँ। तो फिर ये हेलीकॉप्टर वहाँ तक कैसे जा पहुँचा? कर्नल यूं धाड़ा कि उसके हलक में खराश आ गई। सर मैं नहीं जानता, आप मेरे सीनियर से बात करें, उसने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। कर्नल इफ्तिखार ने हैरत से फोन को देखा और फिर हैरत से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? सर आप उनके सीनियर से बात करें, मैं अपने जराये से बात करता हूँ, इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा और उठ गया। कर्नल किसी सीनियर ऑफिसर को कॉल मिलाने लगा। उन्हीं लम्हात में दादा के फोन की बेल बजी। उन्होंने स्क्रीन पर देखा तो चौंक कर फोन उठा लिया। वो फोन डॉक्टर जेमसन का था। हेलो, दादा ने कहा। जमाल उनके हाथ से निकल चुका है, जेमसन ने बताया। ओह, तो अब कहाँ है? उन्होंने पूछा। ये पता नहीं, वो वहीं कहीं जंगल में घुस गया है, उसने बताया। इसका मतलब है कि हमें फौरन उस तक पहुंचना होगा, दादा ने तेजी से कहा। लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो जिसके लिए मैंने फोन किया है, उसने कहा। जल्दी बोलो, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता उस जजीरे के बारे में। दरअसल डॉक्टर रिचर्ड ने कुछ खुफिया किस्म के तजर्बात के लिए ये जजीरा खरीद रखा था और इसे पूरी तरह महफूज भी बनाया हुआ था, जेमसन ने कहा। ओह, ये कैसे महफूज था? दादा ने हैरत से पूछा। इस जजीरे के इर्द गिर्द तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में बरकी लहरें हैं। जो भी उन लहरों की रेंज में आता है वहाँ आग भड़क जाती है। सो लोग उस तरफ नहीं जाते। वो यही समझते हैं कि यहाँ कोई रूह या जिन भूत वगैरह हैं, क्योंकि तुम्हारे मुल्क की तरफ तो लोग वैसे ही ज़ईफुल अकीदा हैं। वो तो बिल्कुल ही उधर नहीं गए क्योंकि उनका काफी नुकसान हुआ था, जेमसन ने बताया। मतलब इस जजीरे को महफूज करने के लिए पहले अफवाह उड़ाई गई, फिर नुकसान हुआ तो इस अफवाह को हकीकत मान लिया गया, दादा ने तस्दीक की। हाँ, ऐसा ही हुआ, उसने जवाब दिया। तो इसका मतलब है कि जमाल को वहाँ बहुत ज्यादा खतरा होगा, कहीं वो समंदर की जानिब निकल गया। और ये कहते हुए अचानक उनके जहन में आया तो उन्होंने पूछा, ये हर वक्त रहता है तो फिर वो हेलीकॉप्टर किस तरह जजीरे पर चला गया? बिलाशुबा उन लहरों को कंट्रोल किया जाता है। कहाँ से किया जाता है ये अभी तक मुझे मालूम नहीं हो सका, लेकिन जो मुझे मालूम हुआ वो मैंने तुम्हें फौरन बता दिया। तुम वहाँ हो, जमाल की फिक्र करो, मैं बाकी मालूमात लेता हूँ। जेमसन प्लीज तुम ऐसा करो, डॉक्टर जोसेफिन से बात करो, उसे भी मालूमात हैं, दादा ने कहा तो वो तेजी से बोला। मैं अभी पता करता हूँ, उससे भी बात करके तुम्हें बताता हूँ।
بالکل جلدی معلوم کرو کیونکہ ہم اس وقت تک وہاں نہیں جا پائیں گے جب تک تم ہمیں بتانا دو، دادا نے کہا۔ تم لوگ اس طرف بڑھو، تب تک میں کچھ کرتا ہوں، جیمسن نے کہا اور فون بند کر دیا۔ دادا نے فون کان سے ہٹا کر سب کو وہ انفارمیشن دے دی۔ آفیسر جلدی سے وہاں تک پہنچنے کا بندوبست کرو، ہم نکلتے ہیں، کرنل نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ سر ہم ہیں نا ابھی، آپ ہمیں یہاں سے رہنمائی دیں، میری ٹیم میرے ساتھ جائے گی، انسپکٹر منصور نے کہا۔ ٹھیک ہے پھر نکلو، کرنل نے کہا تو انسپکٹر منصور نے تیزی سے سلوٹ مارا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ وہ کمرے سے نکلا تو کرنل پھر سے اس نیلی روشنی کے بارے میں بات کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ان برقی لہروں اور نیلی روشنی والی شعاؤں میں کوئی نہ کوئی مماثلت ضرور ہے۔ ڈاکٹر الیاس اس کی باتوں کا جواب تو دیتا رہا، لیکن اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ ان برقی لہروں کا حصار کیسے توڑا جا سکتا ہے۔